ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठारा ग्राम में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। पिता चौधरी गुज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी थे। इनकी माता श्रीमती मूला देवी उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता चौधरी साधौ सिंह यादव निवासी ग्राम मकर दादुर रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर की साध्वी पुत्री थी। इनके मामा चौधरी नारायण सिंह यादव धार्मिक और समाज सेवी कृषक थे। पुराने धार्मिक होने पर भी यह परिवार अंधविश्वास रूढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला नहीं था। मैं झिंझक से हूँ, रेणु सिंह गौतम। बहुत संघर्षशील थे यहाँ जो पेरियार ललई सिंह यादव जी हैं। आज उनका संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। युवा आप देख रहे हैं कि हजारों की भीड़ में आज उनके कार्यक्रम में जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे भाई साहब हैं, उनके जो परपौत्र हैं, आगे उनके लिए बहुत कुछ करें और हम लोग भी उनके साथ सदैव रहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने हम लोगों के लिए किया है आज हम लोगों का नंबर है ना। तो उनके लिए हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जिस तरह से समाज में उन्होंने एक अपना झंडा गाड़ा हुआ है, इसी तरह से हम लोग उनके विचारों को, इस मिशन को, इस समाज को मतलब आगे ले जाने का काम करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। जो यहाँ पे साथी लोग आए हैं, कोशिश यही है कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तभी उनके संघर्ष को जानेंगे और आशा करते हैं कि आगे भी ये मिशन मूवमेंट ऐसे ही चलता रहे, उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहें सब लोग। घाटमपुर विधानसभा ग्राम सरगवा पतारा ब्लॉक से हम लोग आए हुए हैं और मैंने इनका इतिहास पढ़ा। मुझे इतिहास पढ़ने में बहुत अच्छा लगा और संघर्षशील रहे। हमारी भी मन में ये आस्था रही कि जब ऐसे लोग हमारे लिए संघर्ष किया है तो हमें भी जो है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष कर रहा हूँ। ललई सिंह ने सन 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। सन 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड रहे। 1931 में ही इनका विवाह श्रीमती दुलारी देवी पुत्री चौधरी सरदार सिंह यादव ग्राम जरेला निकट रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर के साथ हुआ। 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए। नौकरी से समय बचाकर विभिन्न शिक्षाएं प्राप्त की। सन 1946 ईस्वी में नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उसके अध्यक्ष चुने गए। सोल्जर ऑफ दी वार ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जिसने कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया। इन्होंने आजाद हिंद फौज की तरह ग्वालियर राज्य की आजादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। दिनांक 29 मार्च 1947 ईस्वी को ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों सहित राजबंदी बने। दिनांक 6 नवंबर 1947 ईस्वी को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 रुपए अर्थदंड का सर्वाधिक दंड अध्यक्ष हाई कमांडर ग्वालियर नेशनल आर्मी होने के कारण दी। मैं प्रोफेसर MP सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। आज हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बहुत सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पेरियार ललई सिंह यादव का जन्मोत्सव कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बहुजन समाज के सारे लोग यहाँ पर आपको पेरियार साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज के समय में हमें अपने पुरखों का, पूर्वजों का, महापुरुषों का इतिहास और संघर्ष समाज को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि कम से कम समाज इतिहास से को प्रेरणा मिलती है। इतिहास से जब वो प्रेरणा मिलती है, उसे जागरूकता मिलती है और ये सच्चाई समझता है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, और एक विचार मिलता है। विचार जीवन जीने की एक शैली होती है। तो पेरियार ललई सिंह यादव ने एक विचार दिया और वो विचार ये था कि एक ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक विज्ञान में, विकास में, मानव कल्याण में एक रास्ता दिया। उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत के भी आए। तो उनका एक सामाजिक क्रांति का एक बड़ा संघर्ष रहा है जीवन में। 5 उपन्यास, सच्ची रामायण का अनुवाद, ये पेरियार साहब का एक सामाजिक क्रांति का एक बड़ा इतिहास है। उसी पर आज चर्चा हुई, सभी लोगों ने चर्चा की। पेरियार साहब ने एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा काम किया है
इसीलिए सब लोग उन्हें नमन करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और बहुजन समाज के लिए वर्तमान में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने बहुजन महापुरुषों का इतिहास जानें, समझें और समाज को बताएं और उसे आत्मसात भी करें। वर्तमान में विरोधी इस बहुजन समाज के लोगों को आपस में लड़ा रहा है, आपस में बांट रहा है। और ये बहुजन समाज के भोले भाले लोग, वो लड़ाता है तो लड़ जाते हैं, वो बांटता है तो हम बट जाते हैं, इसलिए वो देश के शासक बन गए। वर्तमान में 90% वाला मांगने वाला बन गया, 10% वाला देने वाला बन गया है। जबकि डेमोक्रेसी में जिसकी जितनी आबादी होती है, जो भारी संख्या में होता है, वो शासक होता है। लेकिन वर्तमान में उल्टा हो रहा है, क्योंकि चतुर चालाक लोग ने समाज को बांट करके समाज की समता, समानता, बंधुत्व तो भाईचारा तहस नहस करके अपने आप को स्थापित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का अभी जो SC ST का जो निर्णय आया है, जो उसमें एक डिवीज़न को लेकर के है, बंटवारे को लेकर के है, क्रीमी लेयर को लेकर के है। ये समाज को 3-3 हिस्सों में SC ST को बांटना चाहते हैं, OBC समाज को बांटना चाहते हैं। बांट करके उनका जो पुराना फॉर्मूला है डिवाइड एंड रूल्स, उसके अनुसार वो इस देश पर रूल करना चाहते हैं। हम बहुजन समाज के लोगों को ये जागरूक और सावधान और सचेत करना चाहते हैं कि यदि वो बांटे तो आपको बंटना नहीं है, वो लड़ाए तो आपको लड़ना नहीं है। एकजुट और एक राय होकर के एक ही दिशा में, कौन सी दिशा में, जिसमें हमारे महापुरुषों ने एक हमें रास्ता दिया है। पेरियार अली सिंह यादव ने दिया, काशीराम साहब ने दिया, मान्यवर साहब ने दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, फूले साहब ने दिया, साहू जी महाराज ने दिया, पेरियार साहब ने दिया। जो बहुजन महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिया, वो रास्ता क्या है? वो मानवतावादी रास्ता है। इंसान से इंसान को, भाई से भाई को जोड़ करके एक सामाजिक एकता और भाईचारा पैदा करने का रास्ता है, जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। जहाँ भाईचारा होगा वहाँ अमन चैन शांति होगी, जहाँ अमन चैन शांति होगी वहाँ समृद्धि और विकास होगा। ये देश के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि वो संविधान को मानते हैं। जो संविधान के खिलाफ निर्णय दे रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हों, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो राष्ट्रद्रोही है। आज हम ये कहना चाहते हैं, पेरियार साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर बहुजन समाज के लोगों से आपसी भाईचारा बनाएं, जिससे समता, समानता, बंधुत्व तो कायम रहे और इस देश का संविधान की ताकत कायम रहे। और एकजुट होकर के बहुजन महापुरुषों के विचार को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी हिस्सेदारी को बचाने के लिए, अपने प्रतिनिधित्व आरक्षण को बचाने के लिए इस देश में एकजुट और एक राय होकर के एक मत होने की आवश्यकता है। तो हम बहुजन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, उनके संघर्ष को बचा पाएंगे। अन्यथा विरोधी बहुत चतुर चालाक है, वो हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए विभिन्न तरीके के षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन बहुजन महापुरुषों का संघर्ष में सारे समस्याओं का समाधान निहित है। यदि हमने बहुजन महापुरुषों को पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, तो ये मान लो कि समाज अपने रास्ते खुद ही तय कर लेगा। एक बार हम पुनः पेरियार साहब को कोट कोट नमन करते हैं और बहुजन समाज से ये आगाज करते हैं कि आवाज दो, आवाज दो, दलित पिछड़े एक रहेंगे, दलित पिछड़े एक रहेंगे। मैं कमलेश कुशवाहा और मेरा जो परिचय है और 563 लगाता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमाएं मैं स्थापित करवा रहा हूँ। ये भी जो मैंने प्रतिमा दी है, मैंने यहाँ स्थापित करवाई है और अभी तक मैंने 70 प्रतिमाएं स्थापित करवा चुका हूँ। और इसका स्थापित करवाने का उद्देश्य यही है, जब मैंने पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को पढ़ा, ज्योतिबा फूले को पढ़ा तो मुझे, बुद्ध को पढ़ा तो मुझे लगा कि हमारा और जो समाज की व्यवस्था देखी, तो मैंने कहा मेरा लगातार जो समाज है प्रतिमाओं की तरफ भाग रहा है, और जब प्रतिमाओं की तरफ भागेगा, मंदिरों की तरफ भाग रहा, तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना जो वास्तविक समाज में हमारे बहुजन महापुरुषों में जन्मे और उनको दूर रखा जा रहा है, उनकी प्रतिमाएं क्यों ना लगाई जाए। इसलिए मैं लगातार 563 पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिमाएं लगा रहा हूं। और ये पेरियार साहब की जयंती की शुरुआत मैंने 10 लोगों को यहीं पे इनके गांव में 2016 में शुरुआत की थी और आज जो है बड़े स्तर पे हो रही। ब्रजेंद्र यादव जो हैं वो अगुवाई कर रहे हैं और अच्छी अगुवाई कर रहे हैं। आज वो पूरे देश में भ्रमण भी करते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। और पेरियार साहब, ललई साहब के विषय में ये बोलूँगा कि जो उन्होंने तर्क दिया है
बहुजनों को जो तर्क दिया है वो वास्तव में मनवाद की जड़ उखाड़ने वाला तर्क है। उन्होंने उस समय तर्क दिया था कि जो इन्होंने कहा कि ये काल्पनिक व्यवस्थाएं हैं और इनको कैसे हम लोगों को भ्रमित किया गया है। जो सच्ची रामायण उन्होंने चाबी दी, रामायण वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, इस विषय पर उन्होंने जो तर्क दिया, तो आज वो साबित हो रहा है कि राम के नाम पर जो वोट लिया गया आज भाजपा सरकार बन गई। और उन्होंने उस समय कहा गया था कि हमारे बहुजन को भ्रमित किया जा रहा है इसके माध्यम से। तो सत्ता में, अर्थ में, यहाँ देखिए पूरे भारत में मंदिर जितने बने हैं, एक भी बता दीजिए कितने लोग हैं जो मंदिरों में आज इस समय ओबीसी का या एससी का या बहुजन कोई भी व्यक्ति जो जहाँ जहाँ चढ़ावा ज़्यादा हो रहा, राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, एक भी बता दिए ओबीसी का कोई व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट में हो और उसका तुरंत यानी कि 10 मिनट के अंदर उस ज़मीन का ट्रांसफ़र होता है, 8 करोड़ का घोटाला होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही है। और जब वहाँ खुदाई होती है राम मंदिर की तो वहाँ पे निकलते हैं बुद्ध और अशोक निकलते हैं। ये सबने देखा सोशल मीडिया में जो वीडियो कुछ बने थे। तो मैं जो सच्ची रामायण की चाबी जो पेरियार साहब ने लड़ाई लड़ी या भारत में किसी यानी ईबी रामास्वामी के पहली लड़ी, फिर उसके बाद पेरियार साहब ने लड़ाई लड़ी, जो हिंदी में अनुवाद उन्होंने दिया हमें सच्ची रामायण की चाबी। राम और सीता के चरित्र के विषय में बताया, हनुमान के चरित्र के विषय में बताया। ये जो बहुत सारी उन्होंने बातें हमने पढ़ी, अध्ययन किया, तो वो तर्क जब करेंगे आप कि हम लोग क्या होता है कि धर्म पे जो भी है गोबर को गणेश बना दिया, हमने मान लिया, धर्म के नाम से हम फंसते रहते हैं। तो उन्होंने ये जल उखाड़ने का काम किया। जैसे अभी कहते हैं राम सेतु की बात करते हैं लोग कि राम सेतु मिला और राम सेतु है, तो मैं कहता हूं कि उस समय के विज्ञान ने अभी तक, नासा ने या कहीं भी किसी ने सर्च किया हो कि राम सेतु 12 अभी तक मिल चुके हैं, भारत में नहीं अदर कंट्रियों में मिले हैं। तो उन्होंने प्राकृतिक कटाव के कारण बताया। और यहाँ तक कि जो पत्थर तैरने की बात आती है तो आज भी हम जादू टोना करके पत्थर तैरता है, आज भी हम दिखा सकते हैं, बड़ा तिलक लगा लें, भक्ति दिखा लें और आज भी हम दिखा सकते हैं कौन सा पत्थर तैरता है। आप लोगों को शायद ज्वालामुखी का जो उबला हुआ होता है वो ठंडा हो जाता है, वो पत्थर आज भी तैरेगा, किसी भी पानी में डाल दो ये आज भी तैरेगा। तो ये तर्क है, विज्ञान है। तो इन्होंने जो हमें पेरियार ललई सिंह यादव ने जो हमें तर्क दिया, विज्ञानवादी बनाया। आज हम लोग अंधविश्वास, आज हमारे समाज के ओबीसी एससी समाज के लोग कामत ढोने का काम कर रहे हैं। अगर यही कामत ढोने वाले अगर यही आंदोलन कर दें, जो आज आरक्षण जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जाने की बात कर रहे थे, तो बच गया थोड़ा सा, ठीक है संविधान। यही लोग जो कामर की तरफ भाग रहे हैं, ये अपने हक अधिकार की तरफ अगर भागने लगे इतने लोग, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी हम लोगों को दें पूरा संविधान। तो हम लोग आडंबर अंधविश्वास में ज़्यादा फंसे हैं, इसीलिए हमारा विकास नहीं हो पा रहा है और भारत देश इसीलिए पिछड़ता चला जा रहा है। आज यही कारण है भारत देश पिछड़ने का, मेन कारण यही है भारत देश पिछड़ने का, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास पाखंड में हमारे लोगों का माइंड जो है वो हैंग कर लिया जाता है धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पे हैंग कर लिया जाता है, इसलिए हम लोग पिछड़ रहे हैं। और यही पेरियार साहब ने जड़ उखाड़ने का काम किया। जैसे कि लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी, अभी तक विज्ञान ने यानी इतिहास में, इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, इतिहास ने यह साबित नहीं किया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो इतिहास में क्यों नहीं लिखा गया राम नाम का। मैं कहता हूँ, मैं कमलेश कुशवाहा खुद कहता हूँ कि अगर इतिहास में क्यों नहीं लिखा गया कि राम पैदा हुए, कोई प्रमाण साक्ष्य मिला। पुरातत्व विभाग रही संस्कृत की बात, संस्कृत कब आई, पाली भाषा पहले आई या धम्मलिपि पहले आई? आज अशोक सम्राट के शिलालेख कई मिल चुके हैं और मिल रहे हैं, पत्थरों में खुदाई में धम्मलिपि मिल रही है, पाली भाषा भी मिल रही, लेकिन संस्कृत क्यों नहीं? अगर पुरानी है ये तो संस्कृत क्यों नहीं मिली कहीं अभी तक, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो लोगों ने जो है समाज को गुमराह करने की कोशिश करी है जी, दूसरे लोगों ने, और ललई सिंह यादव जी ने इसको जो है बेनकाब कर दिया। बिल्कुल 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 बेनकाब उन्होंने किया है। और सच्ची रामायण जो चाबी दी है इसको सबको पढ़ना चाहिए और सबको, सब हर घर में पहुंचनी चाहिए। मैं सर अनिरुद्ध यादव कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। रसूलाबाद थाना है, तहसील थाना, गड़ीनपुरा गांव है। मैंने साहब 15 में पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती अपने घर पे मनाई थी और इसके बाद 15 सन में मैंने बुद्ध कथा कराई थी। हमने बौद्ध धर्म अपनाया और हमको बौद्ध धर्म से बहुत ही खुशियाँ मिली। पहले मैं आडंबरों में फंसा था, सब आडंबर हमने सब छोड़ दिया है, पूजा पाठ करना सब बंद कर दिया
और हम दो दुश्मन की हमको बहुत बड़ी पहचान हो गई है। बाम सिर्फ का जागरूक कार्यकर्ता होता है, उसको मालूम होता दोस्त हमारा कौन है, दुश्मन कौन है। तो हम ये समाज से कहना चाहता हूँ, जब हमारे अनुसूचित जात का अगर चला गया आरक्षण या किसी तरीके का उसका नुकसान हो गया तो हम लोगों का चुटकी में चला जाएगा। बैकवर्ड का टाइम नहीं लगता है, बैकवर्ड के लोग सड़क पे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अनुसूचित जात के लोग जो हैं आरक्षण के लिए और किसी मुद्दे के लिए, हमारे भी अधिकार बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, बेचारे अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इतने ताकतवर लोग हैं तो इनका हम सहयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी जान तो इनके साथ लग जान। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है कि हम इसको बांटना चाहते हैं, ये जो षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट का, इसको सफल नहीं होने देंगे। हम लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए एससी के साथ खड़े हैं, एससी एसटी के साथ हम लोग एक हैं बिल्कुल। जी जान से मैं अनुरुद्ध यादव, बहुत ही मैं डॉक्टर मनोज यादव, प्रोफेसर जनता कॉलेज बकेवर इटावा। आज जो ये कार्यक्रम जयंती हुआ है, ये हमारे महापुरुष पेरियार ललई साहब जी के लिए हम लोग एकत्रित हुए और उनका एक चीज़ मानना था और उनकी एक कविता भी थी कि बलि जो है वो कभी शेर की नहीं चढ़ाई जाती है, बकरे की चढ़ाई जाती है। मतलब है कि हमेशा कमज़ोर आदमी ही सताया जाता है। तो कमज़ोर आदमी क्यों है? क्योंकि वो संगठित नहीं है, लोगों के कहने पे वो बट जा रहा है। दूसरा है जो वैज्ञानिक विचारधारा है उससे भी वो विचलित होता है। तो जो पेरियार ललई साहब ने जो विचारधारा दी है, हम सबको संकल्पित होकर उनकी इस विचारधारा में पूरे मानव जीवन को और जो मानव समुदाय जो बटा हुआ है उसको एकत्र करने का काम करेंगे। और इसी के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और ये भी चाहते हैं कि जो उन्होंने एक धर्म की बात की थी कि बौद्ध धर्म जो है वो एक नगद है और जो हिंदू धर्म है वो एक उधार का सौदा है। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हमको नगद क्या मिलेगा, तो हमको उसी विचारधारा में करना चाहिए। दूसरा है जो कुरीतियाँ बन चुकी हैं, जो पाखंड है, आडंबर है, इनसे दूर रहने की जो विचारधारा हमको इस महापुरुषों ने दी है उसको आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते हैं। और उसके साथ सभी साथियों को भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी इस विचारधारा में शामिल हों। दिनांक 12 जनवरी 1948 ईस्वी को सिविल साथियों सहित बंधन मुक्त हुए। उसी समय यह स्वाध्याय में जुटे गए, एक के बाद एक इन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण और विविध रामायणें भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वह व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में इन्होंने यह धर्म छोड़ने का मन भी बना लिया। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि समाज के ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्र से शूद्रों के दो वर्ग बना दिए गए हैं, एक सछूत शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। शूद्र तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों न हो। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति, स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं अपितु इस व्यवस्था से अलगाव में ही समाहित है। अब तक इन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही है। इन्होंने यह कार्य अपने हाथों में लिया। अपने पिताजी के इकलौते पुत्र थे, पहली स्त्री के मरने के बाद दूसरा विवाह कर सकते थे, किंतु क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और कहा कि अगली शादी स्वतंत्रता की लड़ाई में बाधक होगी। साहित्य प्रकाशन की ओर भी इनका विशेष ध्यान गया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार वी रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए। वह इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण ए ट्रू रीडिंग अंग्रेजी में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। जो समाज के लिए काम किया, उस समय पत्रकारिता सिर्फ थी, प्रिंट मीडिया थी, सोशल मीडिया नहीं थी। उस ज़माने ने बाबा ने संघर्ष जो किया उसका परिणाम आज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जगह जगह सूचनाएं पहुंच रही हैं। और उस समय जो लोग उनके साथ थे वो उनके विचारों को नहीं समझ पाए,
उनके परिश्रमों को नहीं समझ पाए, उन्होंने क्या काम कर रहे हैं वो भी नहीं लोग समझ पाए। उनके जाने के बाद लोग मिलते हैं हम उनसे, जो उनके साथ लोगों ने जिनने काम किया है, आज अगर वो लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि उस समय हम आपके बाबा को नहीं समझ पाए कि उन्होंने कितना अच्छा काम कर रहे थे समाज के लिए। और आज जब जाने तो वो लोग सब लोग साथ दे रहे हैं हमारा, और इस मिशन को पूरी तरह से शुरुआती दिनों में 2-4-10 लोग आया करते थे माल्यार्पण कार्यक्रम में। दिन पे दिन ये कारवा बढ़ रहा, आज हज़ारों की संख्या में आकर माल्यार्पण कार्यक्रम को संपन्न बनाया लोगों ने। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और बाबा ने उस ज़माने में संघर्ष किया, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ घोषित किया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 1976 का जजमेंट है, 16 सितंबर 1976 का। उत्तर प्रदेश बनाम ललई सिंह जी, जिसमें बाबा ललई सिंह जी केस को जीते और रामायण को काल्पनिक ग्रंथ घोषित किया। सच्ची रामायण की जीत हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर ने ललई सिंह को सन 1 जुलाई 1968 को दे दी। इस पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में 1 जुलाई 1969 को प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर पूर्व तथा पश्चिम भारत में एक तहलका सा मच गया। ये जो सभागार है, उस समय लोकसभा घाटमपुर हुआ करती थी। यहाँ से सांसद थे श्री राधे श्याम कोरी जी, वो बाबा के सहपाठी थे। उन्होंने बाबा के नाम से ही ये सभागार दिया था। तो हम लोगों ने सोचा और विचार किया, सारे लोगों ने मिल करके, साथियों ने, कि बाबा की पहले प्रतिमा स्थापित करवाई और इसके बाद में यहाँ महापुरुषों के विचार, और आगे चल के यहाँ हम लोग एक पुस्तकालय खोलने का विचार बना रहे हैं, जिसमें बहुजन विचारधारा के लोग आएंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। जब साहित्य पढ़ेंगे तो बाबा के विचार और संविधान विचार और वैज्ञानिक सोच के युवा जागरूक होंगे। उनका पुस्तकालय भी था, वो अशोक पुस्तकालय के नाम से। झीझक में जो उन्होंने प्रेस खोली थी तो अशोक प्रेस के नाम से था, और अशोक पुस्तकालय था उनका। और उन्होंने जो है झीझक में बहुत बड़े स्तर पर कई किताबें और छापी थी। पुस्तक प्रकाशन को अभी 1 वर्ष ही बीत पाया था कि उपरा सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1969 को पुस्तक जब्ती का आदेश प्रसारित हो गया कि यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1970 को प्रस्तुत की। माननीय 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच इस केस के सुनने के लिए बनाई। अपीलांट ललई सिंह की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री PC चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन सुनी। दिनांक 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री AK कीर्ति, जस्टिस KN श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरि स्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया कि 1. गवर्नमेंट ऑफ उपरा की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2. जब्तशुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह को वापस दी जाए। 3. गवर्नमेंट ऑफ उपरा की ओर से अपीलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्चे के दिलावे जावे। ललई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का प्रकरण अभी चल ही रहा था कि उपरा सरकारी की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे तथा जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके लिए भी ललई सिंह ने श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत से ही 14 मई 1971 को उपरा सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती की कार्यवाही निरस्त कराई गई और तभी उपरोक्त पुस्तकें जनता को भी सुलभ हो सकी। इसी प्रकार ललई सिंह द्वारा लिखित पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश के विरुद्ध 1973 में मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। सबसे पहले आज देश के ऐसे महानायक
जिन्होंने शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों की लड़ाई को इस क्रांतिकारी धरती से निकलकर पूरे देश में एक योद्धा के रूप में लड़ा है और मनवाद व्यवस्था की नसबंदी ऐसी करी कि आज बहुजन समाज उनके रास्तों पर चलकर बहुजन समाज उनको आदर्श और उनसे प्रेरणा लेकर आज मनुवाद के खिलाफ एक बुद्धमय भारत की स्थापना करके और भारतीय संविधान को प्रचंड रूप से प्रभावशाली करके समता, समानता, बंधुता, भाईचारा का पैगाम देश और दुनिया में दे रहे हैं। सबसे पहले प्यारे लल्लई सिंह यादव जी की जयंती पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ये भी देख रहे हो सम्मानित साथियों कि जब भी बहुजन संतों महापुरुषों के जन्म उत्सव आते हैं तो ये गूंगी बहरी सरकार, जो लोग मनुस्मृति की पूजा करते हैं, जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं और जिन्होंने समता समानता देश के अंदर स्थापना करी, ना साउंड है। ये सरकार जिस प्रकार से बहुजन संतों महापुरुषों को अपमानित करती है, इसको बहुजन समाज किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बहुजन समाज अपने संतों महापुरुषों को सम्मान के लिए वो स्वयं अपने कदमों पर आगे बढ़कर अपने संतों महापुरुषों को सम्मान दिलाकर इस देश के शासक बनेगा। क्योंकि प्यारे लल्लई सिंह यादव जी कहते थे कि जरूरी नहीं कि राजा का पेट से राजा पैदा हो, जरूरी नहीं कि रानी के पेट से राजा पैदा हो, एक गाय भैंस चराने वाले का बेटा भी इस देश का राजा बन सकता है। इस देश के अंदर मजदूर किसान का बच्चा भी देश का राजा बन सकता है और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर प्रचंड रूप से स्थापित किया। और आज आइए हम संकल्प लेते हैं प्यारे लल्लई सिंह यादव जी की जयंती पर कि हम उनके आदर्शों पर चलकर हम उनकी विचारधारा को देश और दुनिया में प्रचंड रूप से फैलाएंगे। और जो वर्तमान सरकार उनसे जिस प्रकार से गणना करके आज यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करी, ये बहुजन समाज के बच्चे, ये मजदूर किसान के बच्चे खुद व्यवस्था करेंगे और बहुजन संतों महापुरुषों के प्रचंड रूप से देश में प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। बहुजन समाज के लोगों, ये प्यारे लल्लई सिंह यादव जी की पैतृक भूमि है। आज हमें यहाँ नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मनु के चक्कर में आकर हमारे बहुजन समाज ने अपना बहुजन मूवमेंट का रास्ता छोड़ा, मैं आज उनकी जयंती पर यह अपील करता हूँ कि अपने बहुजन मूवमेंट के रास्ते पर वापस आए और इस देश की खुशी को संभालें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी भी यही कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती। सन 1942 में प्यारे लल्लई सिंह यादव जी ने अच्छे मनुवादियों को ऐसा इलाज करा, सुप्रीम कोर्ट में उल्टा लटकाकर उनका ऐसा इलाज किया। उन्हें बताया कि इस देश के अंदर मनु नहीं, इस देश के अंदर संविधान है और संविधान से देश चलेगा। और देश आज संविधान से चल रहा है, सबको समान अधिकार मिल रहे हैं, सबको मजदूर किसान को सबको बराबर रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है। ये हमारे बहुजन संतों महापुरुषों की देन है। लेकिन हमें उनकी विचारधारा को, उनकी जयंतियों पर हमें अपने अपने घर में प्रचार प्रसार करना होगा। अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताकर उन्हें बताना होगा कि प्यारे लल्लई सिंह यादव जी वो महापुरुष हैं, वो लौह पुरुष हैं जिन्होंने समाज को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है, जिन्होंने मजदूर किसान के बच्चे को, जिन्होंने गाय भैंस चराने वाले उनके बच्चों को इस सूबे का नहीं पूरे देश में बड़े बड़े ऊंचे कुर्सियों पर पहुंचाया है, ये प्यारे लल्लई सिंह यादव जी की देन है। इसलिए सम्मानित साथियों, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ अपनी बात को विराम देते हुए आज उनकी क्रांतिकारी धरती पर आए हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए अब हम कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे।
सभी लोग मैं फिर से उनकी पैतृक भूमि पर सर झुकाकर बहुत बहुत सत नमन करते हुए, और ये भीम आर्मी जब भी संकल्प लेता है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, पेरियार लल्लई सिंह यादव जी की विचारधारा को हम देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। पेरियार लल्लई सिंह यादव अमर रहे, पेरियार लल्लई सिंह यादव अमर रहे। सभी लोगों से नमोदाय, जय भीम, जय संविधान, जय पेरियार लल्लई सिंह। पेरियार लल्लई सिंह की प्रकोष्ठ की तरफ से लल्लई सिंह यादव सभी का आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं। साहित्य प्रकाशन की ओर भी इनका विशेष ध्यान गया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार वी रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए। वह इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण ए ट्रू रीडिंग अंग्रेजी में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर ने लल्लई सिंह को सन 1 जुलाई 1968 को दे दी। इस पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में 1 जुलाई 1969 को प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर पूर्व तथा पश्चिम भारत में एक तहलका सा मच गया। पुस्तक प्रकाशन को अभी 1 वर्ष ही बीत पाया था कि उपरा सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1969 को पुस्तक जब्ती का आदेश प्रसारित हो गया कि यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक लल्लई सिंह ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1970 को प्रस्तुत की। माननीय 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच इस केस के सुनने के लिए बनाई। अपीलांट लल्लई सिंह की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री PC चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन सुनी। दिनांक 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री AK कीर्ति, जस्टिस KN श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरि स्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया कि 1 गवर्नमेंट ऑफ उपरा की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2 जब्तशुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट लल्लई सिंह को वापस दी जाए। 3 गवर्नमेंट ऑफ उपरा की ओर से अपीलांट लल्लई सिंह को 300 रुपए खर्चे के दिलावे जावे। लल्लई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का प्रकरण अभी चल ही रहा था कि उपरा सरकारी की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे तथा जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके लिए भी लल्लई सिंह ने श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत से ही 14 मई 1971 को उपरा सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती की कार्यवाही निरस्त कराई गई और तभी उपरोक्त पुस्तकें जनता को भी सुलभ हो सकी। इसी प्रकार लल्लई सिंह द्वारा लिखित पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश के विरुद्ध 1973 में मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। दूर दूर से आए हुए हमारे माताएं, बहन, भाई, बच्चे, बुजुर्ग, मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे पानी बूंद में सभी लोग जयंती मनाने के लिए आए। मैं आप लोगों का जयंती के साथ साथ आप लोगों का हार्दिक और स्वागत करती हूँ। आप लोगों की आभारी हूँ और आभारी रहूंगी। मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि पुराने जमाने में जो राजा रानियों के पेट से राजा पैदा होता था, आज के जमाने में आज बैलेट पेपर से नहीं हो रहा है, लेकिन ईवीएम मशीन में पैदा हो रहे हैं राजा। राजा कौन बनाता है? आप लोग। जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने जो
संविधान लिखा है उसको बचाने के लिए आप लोग एकता बनाइए। एकता बना करके जो कहा गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी सुरक्षा से बताइए, चाहे वो पहलवान हो, चाहे नौकरी वाली हो, चाहे स्कूल वाली हो, सबके साथ बेटियों के साथ सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। मैं आप लोगों का कहूंगी कि जैसे बैंक भुवन के साथ ऐसी अत्याचार हुआ तो हम अपनी माताएं बहनों से कहेंगे कि जहाँ तक मेरी ये बात जाए, हमारी बहन जी बहन के फूलन के नाम पर बहन फूलन बन जाए, अपना कोई भी अपमान करे, कोई भी अत्याचार करे, कोई शोषण करे तो उसको बदला लेने का काम करें। मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप लोग हम लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों को जहाँ पसीना गिरेगा जान की बाती लगा के हम आप लोगों का खून बहाने का काम करेंगे। जब बुलाएंगे आधी रात हो, पुरानी रात हो, आंधी हो या तूफान हो, हम आने का काम करेंगे। और जयंती के साथ साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी आज लड़ाई यादव जी का कि उन्होंने ऐसा काम किया कि आप सब लोगों की जयंती मनाने आए हैं। अपने महापुरुषों की, अपने लोगों की आपको जयंती और जिस दिन शहीद हुए हैं उनको सही स्तर से सही स्तर पर हर चीज बनाना चाहिए और दमदारी से अपनी सरकार बनाने के लिए आप लोग हाथ उठा करके इनके साथ में आप लोग इनकी सबक सीखें कि आप लोगों का गरीबों का मसीहा कौन था और मसीहा को देख करके आप लोग अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाइए। जो बच्चे और बच्ची जब तक नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं हम अपनी बात यही विराम दूंगी। जय समाज, जय भीम। जयंती में पेरियार लड़ई सिंह जी को नमन, मन पर उपस्थित सभी हमारे समाज साथियों को प्रणाम और आप सभी की हमारी उपस्थिति को प्रणाम। बलिदान सिंह का होते सुना, पकड़े बलदेवी पर लाए गए, किस धारी को दूध पिलाया गया, ये चूहे कटिए में फंसाए गए, काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आने चलाए गए, बलिदान का बाल लगाता हुआ बलहीन सदा कर पाए गए। आज हम लोगों को ताकतवर बनने की जरूरत है और अगर हम कमजोर रहेंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। और ताकतवर बनने के लिए हमें संविधान का सहारा लेना है, विज्ञान का सहारा लेना है, शिक्षा का सहारा लेना है। और सब शब्दों में मैं बात करूं कि जब तक आप अगरबत्ती और धूपबत्ती के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक आप लाल बत्ती और नीली बत्ती भूल जाइए। आप ये चाहते हैं कि अगरबत्ती और धूपबत्ती रहे या कितने लोग चाहते हैं कि लाल बत्ती और नीली बत्ती रहे? तो हम लाल बत्ती और नीली बत्ती के लिए काम करें, मतलब शिक्षा में आगे बढ़ने का काम करें। और एक बात बता दूं, आप जैसे कोई हाथ बता दे या कभी समय लेकर के बता दे कि कोई भी जिसने 10 साल कांवड़ ढोई हो और वो किया बना हो, किसी को अगर ये चीज पता हो तो बता दीजिए। 10 साल कांवड़ ढोने वाला कभी किया नहीं हो सकता, इसलिए आपको शिक्षा की तरफ मुंह करना पड़ेगा। और शिक्षा की तरफ जब मुंह करेंगे तब आप कई अधिकारी और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और पाएंगे भी। साथ ही में क्योंकि अभी आप बात ये आई पेरियार लड़ई सिंह इसी बात के थे, एक उन्होंने उनका संग्राम खोला है कि जब ये होता था पक्ष में कि आप पितरों को भोजन देंगे, पानी देंगे, उसके लिए पानी देंगे, भोजन देंगे, तब उन्होंने एक अपना खेत 10 किलोमीटर दूर उस पे तालाब से पानी उलीच कर करने लगे। तो किसी ने पूछा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोले हम वो 10 किलोमीटर जो दूर खेत है उनको हम सिंचाई कर रहे हैं। तो ऐसा है, आप बताइए कि जो स्वर्ग की दूरी किसी को नहीं पता, चंद्रमा की दूरी सबको पता है, सूर्य की दूरी सबको पता है 3,84,00,000 किलोमीटर चंद्रमा, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर। और स्वर्ग की दूरी नहीं पता, अगर स्वर्ग की दूरी पूछी जाए तो आपसे और आपके माता पिता के चरणों की दूरी ये स्वर्ग की दूरी होगी। आप उनसे पूछे वो स्वर्ग की दूरी नहीं बता पाएंगे। मैं बात करूंगा कि जब अगर आपके घर में रामचरितमानस है, वैसे तो होली के अगर है तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए क्योंकि उसकी सच्चाई उसमें मिलेगी। और अगर आप वाल्मीकि रामायण रखते हैं तो सच्ची रामायण जरूर आपके घर में होनी चाहिए। और
ललई सिंह बोध जी की जयंती में आए हुए मंचा सिंह सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माताओं बहनों पिता लोगों को नमन करता हूँ। युवा साथियों बच्चों आपको बहुत बहुत साधुवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस मसीहा का आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं उस मसीहा ने करनी और कथनी में कभी फर्क नहीं छोड़ा। यही अंतर है हम लोगों में और हमारे भोजन महापुरुषों में, जो उन्होंने कहा वो किया। हमारे महापुरुषों को जब मौका मिला तो उन्होंने लिखा समानता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व की बात। जब उन लोगों को मौका मिला तो उन्होंने असमानता की बात करी। यही पेरियार ललई सिंह यादव जी कटारा के रहने वाले थे। जब मंगली वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति था, कोई पानी नहीं पीने देते थे, तो वही पेरियार साहब उनको पानी की व्यवस्था कराते थे। उस समय समानता की बात करते थे जिस समय उच्च नीच की भावना बहुत थी। युवा साथियों सभी को आगाह करना चाह रहा हूँ, भारतीय संविधान को बचाने के लिए कुछ झूठे कुछ फरेब लोग आएंगे और उसके सामने नतमस्तक करेंगे, लेकिन आपको समझना है संविधान को असली बचाने वाला कौन है और नकली बचाने वाला कौन है। इस बात पे आपको परखने की जरूरत है, कौन भारतीय संविधान का रक्षक है और कौन भारतीय संविधान का बच्चक है। हमारे लोगों को यही संविधान जिंदा रखेगा, यही विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हमें तुम्हें काम करना है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आयोजक कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय भारतीय संविधान, जय फूले, जय मिर्चा। जय भीम। जय भीम इतनी तेज आवाज में तो कम से कम बोला जाए, कम से कम मानो वाले के पेट में दर्द हो जाए। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल और देश के तमाम संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए फूले साहू अंबेडकर पेरियार स्वामी नायकर जी और आज जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश की महान क्रांतिकारी धरती पर एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस गांव से निकलकर देश के अंदर मनवाद के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन चलाया, क्योंकि वो महापुरुष जानते थे कि अगर इस आंदोलन को हम लोग नहीं छेड़ेंगे तो मनवादी लोगों ने कभी हमें हिंदू के नाम पर बांटा गया, कभी हमें पिछड़ों के नाम पर बांटा गया, कभी हमें दलितों के नाम पर बांटा गया। तो हमारे संतों महापुरुषों ने जो हमें विचारधारा दी है और जिस महापुरुष ने इस गांव से निकलकर, इस जिले से निकलकर एक ऐसा प्रचंड रूप से ऐसा स्तंभ समानता समता बंधुता और मनवादियों की नसबंदी करते हुए जो भ्रम मनवादियों ने पूरे देश के अंदर फैलाया, जो रामायण में झूठ प्रदर्शित किया गया, जो हमारे लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उस वर्ण व्यवस्था को तोड़कर आदरणीय पेरियार ललई सिंह यादव जी की जयंती पर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए और मंच पर उपस्थित भीमार्मी जय भीम संगठन के प्रदेश मंडल जिले के सभी पदाधिकारी, माता बहनों और सभी अतिथिगण आपका सादर सत्कार करते हुए, और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक महान शख्सियत हमारे बीच में ऐसी उपस्थित है, वीरांगना बहन फूलन देवी जी की बहन। मैं आपका भी बहुत बहुत आदर सत्कार करते हुए मैं बहन आपसे भी वादा करता हूं, आपका भाई और भीमार्मी जय भीम संगठन कि अब बहुजन समाज की बेटियां फूल नहीं फूलन बनेगी, आभार बनेगी, आपसे वादा कर रहा हूं जयंती पर।
सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैंने एक ऐसे महापुरुष को पढ़ा जिन्होंने उस समय की बात है जिस समय इस देश के अंदर मनोवाद हावी था, जिस तरह पेरियार साहब पहले लल्ली यादव जी के संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि इस देश में जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, उसे धर्म और जाति के नाम पर बांटकर इस देश में कुछ ही मुट्ठी पर लोगों ने सत्ता पर काफी कब्जा किया और इस बहुजन समाज के सारे अधिकार हजम कर दिए गए। जब तक ये समाज मनुवादी व्यवस्था में जकड़ा रहेगा, जब तक ये इन मनुवादी बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, यह समाज न तो शासक बन पाएगा न सत्ता में काबिज हो पाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे संघर्ष करा। और उस समय की बात है जिस समय पहले लल्ली सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण लिखी। सच्ची रामायण में क्या लिखा उन्होंने? उन्हें सच्ची रामायण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने ये तो कहा, मनवादी लोगों ने तो कहा कि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन कभी उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के मानने वाले लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया। आज भी दलित और पिछड़ा उसी रूप से आज भी प्रताड़ित पूरे देश के अंदर हो रहा है। उन्होंने ये तो कहा है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन उनको कितनी कुर्सियां दी गई, उनको कितने अधिकार दिए गए। राम के नाम पर मंदिर बनाया गया, राम के नाम पर सरकार बनाई गई, लेकिन जिन्होंने रामायण लिखी आज तक उनकी हमें फोटो नहीं लगाई गई। बहुजन समाज के लोगों, यह हमें समझना होगा। यह बहुजन संतों महापुरुषों ने अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को बलिदान करके इस बहुजन मूवमेंट की स्थापना करी। अगर हम उनके बलिदान को, उनके संघर्ष को अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो बहुजन समाज के लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है और बहुत दिन दूर नहीं तो फिर से तुम गुलामी की बेगे में जकड़ने के लिए जा रहे हो। पहले लल्ली सिंह यादव जी अपनी भाषा में, अपने वचनों में यह भी कहते हैं कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, बलि शेर की कभी नहीं दी जाती है। लेकिन हमारा समाज तो ये बहुसंख्यक समाज है, ये हमारा समाज, ये तो बहुजन समाज है। इस देश के अंदर 90% समाज की बलि दी जा रही है। आखिर क्यों बहुजन समाज के लोगों? क्योंकि हमने पेरियार फूले साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, हमने रामास्वामी नायकर जी को नहीं पढ़ा, हमने बैन फुले को नहीं पढ़ा, हमने अपने बहुजन संतों महापुरुषों को छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे गले की हांडी तोड़ दी। लेकिन आज हमारा बहुजन समाज कंधे पे चढ़कर हांडियां फोड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बहुजन समाज के लोगों। अरे जिन्होंने हमें संविधान में पहले लल्ली सिंह यादव जी ने कहा कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आज के बाद एक गाय चलाने वाला व्यक्ति भी, एक पान समाज का व्यक्ति, एक गणनीय समाज का व्यक्ति भी देश का शासक बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि आप एक पिछड़े समाज के व्यक्ति की जब सरकार रही, जब हमारे पिछड़े वर्ग से एक मुख्यमंत्री रहे भाई अखिलेश यादव जी, इन मनोवादी लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। उन्होंने बता दिया कि आज भी देश के अंदर मनुवाद पार्टी हावी है। बहुजन समाज के लोग अगर भी नहीं समझे तो तुम्हें गुलामी की भेड़ में जकड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप लोग भी आज भी नहीं समझे, क्योंकि बहुजन संत महापुरुष ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती है, वो कभी शासक नहीं बन सकती है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, भीम आर्मी जमीन संगठन आपसे ये संकल्पित है और ये वादा करके जा रहा है, क्योंकि मैंने जो
के लोगों, क्योंकि इसको पता है कि वोट तो 90% लोगों का है और राज 10% लोग कर रहे हैं, ये पता लग जाएगा और जिन जनगणना होगी। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, वो लोग जातिगत जनगणना इसलिए नहीं लागू नहीं करना चाहते, वो लोग मंडल आयोग की रिपोर्ट इसलिए लागू नहीं करना चाहते कि उनको पता है ये दलित पिछड़े समाज के बच्चे एक छोटे से पद से लेकर एक राष्ट्रपति के पद तक ये स्थापित होंगे, इनको अधिकार देने पड़ेंगे। लेकिन आज भीम आर्मी जय भीम संगठन आज पेरियार ललित सिंह यादव जी की धरती पर उनके जन्मोत्सव पर मैं संकल्प दे रहा हूँ कि बहुजन संत महापुरुषों की विचारधारा पर अब कुठारघात नहीं होगा, अब उनकी विचारधारा पर हमला नहीं होने देंगे। अब जब भी महापुरुषों के जयंती आएगी या उनके जन्मोत्सव होंगे, भीम आर्मी जय भीम संगठन और ये बहुजन समाज के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर उनके जन्मोत्सव को पूरे देश में और उनकी विचारधारा को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों, जब तक आप बहुजन संत महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव तक नहीं पहुंचाओगे, जब तक बहुजन संत महापुरुषों की विचारधारा, जब तक संविधान को गांव-गांव तक नहीं पहुंचाओगे, तो उनके दिमाग में, बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे लोग रहते हैं, वो मनुस्मृति रहेगी जिसमें नारी को कोई सम्मान नहीं दिया गया, केवल नारी को अपमान किया गया, जिसमें मनुस्मृति में लिखा गया कि नारी को कोई अधिकार नहीं है, नारी को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, नारी को कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं है, नारी को कोई राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज तो हमारे देश के अंदर एक बहुजन समाज की बेटी राष्ट्रपति भी है, एक बहुजन समाज की बेटी इस देश से बड़े से बड़े सूबे की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, ये मनोधड़ी विचारधारा की देन नहीं, ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार लल्लू यादव और संतों महापुरुषों की देन है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, इसलिए ये बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ सरकारें हमेशा, पेरियार लल्लू सिंह यादव जी भी कहते थे कि बलशाली को कभी नहीं सताया जाएगा, बलशाली को कभी नहीं सताया जाएगा और बलहीनों को हमेशा बलि चढ़ाया जाएगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आज वो दिन है संकल्प लेने का कि आइए पेरियार लल्लू सिंह यादव जी के जन्मोत्सव पर आज हम संकल्प लें कि उनकी विचारधारा को हम देश और दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और हमारे बीच में जो हमारी एक महान शख्सियत हमारी बहन फूलन देवी जी की बहन, छोटी बहन बैठी है, मैं उनसे फिर से ये आश्वस्त करता हूँ कि बहन फूलन देवी जी के विचारधारा को, उनके सपने को, उनके कारवा को हम बहुजन समाज के लोग देश से कोने कोने में पहुंचाने का काम करेंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब बहुजन समाज की बेटियां इस देश के सर्वोच्च पद पर जबकर नहीं बैठ जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं आपसे अंतिम में कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, जिस प्रकार से आज इस जिले के अंदर मैं देख रहा हूँ कि शासन प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने संतों महापुरुषों को सम्मान देना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि बहुजन संतों महापुरुषों को सम्मान दिया जाए, अगर आप ये चाहते हो कि बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, तो आपको 90% लोगों को एकजुट होकर इस देश के अंदर सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। जिस दिन आपकी इस देश के अंदर सरकार आएगी तो बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर अवकाश स्थापित हुआ करेंगे, अवकाश रहा करेंगे और देश के गांव गली मोहल्लों में बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा को उन्नयन हुआ करेगा। इसलिए अगर हम लोग ये चाहते हैं कि बहुजन संतों महापुरुषों को सम्मान दिया जाए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, तो किसी के कदमों पर भरोसा नहीं करना है। अपने दम पर हम आज ये संकल्प लेते हैं कि अपने दम पर बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, संकल्प आज लेते हैं हम लोग। और अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए कि ये चांद ये सितारा मेरे साथ में रहे, जब तक बहुजन समाज के लोग आपका हाथ हमारे हाथ में रहे, साथ से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। अब बहुजन समाज के लोगों, विरोधियों को कह दो कि औकात करे। जय भीम, जय बहुजन समाज, जय संविधान, जय भारत। ललित सिंह यादव जी का जन्म सन 1932 में कानपुर देहात के गांव में हुआ था और वो सबसे पहले फौज में भर्ती हुए थे और उन्होंने फौज में अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ विद्रोह पैदा किया था। विद्रोह करके वहाँ से नौकरी छोड़ करके तथागत भगवान बुद्ध की शरण में आए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध को पढ़ा उन्होंने। तो
पढ़ कर के उन्होंने पूरी तरह से बुद्धिस्ट होकर के यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत काम किया। कानपुर में ललित सिंह यादव जी यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ पुस्तकालय भी खोला कानपुर में। देहात में जाकर के उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए और हिंदूवाद के विरोध के लिए उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। ललित सिंह जी की जो पुस्तकें थी उस पर सुप्रीम हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने मुकदमे भी लगाए थे और उस मुकदमे को ललित सिंह यादव जी अपने जीवित जीत करके लाए थे। तो उस प्रकार से उन्होंने इस देश में हिंदूवाद जातिवाद का कड़ा विरोध किया था और लोगों को समझाने का काम किया था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बुद्धिस्ट विचारधारा के एक ही विचारधारा है जो इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाली है तथा भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग जात दीन वर्ग विहीन धर्म समाज की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह के विचार पूरे देश प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में फैलाने का काम ललित सिंह यादव जी ने किया था और मरते दम तक वो इस काम में लगे रहे। उनकी जात के यादव समाज के लोग भी उनका विरोध करते थे, उनके परिवार के लोगों ने उनका विरोध किया, उनको अपने घर से निकाल दिया था, अपनी जात से निकाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समाज को आगे बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे, कभी पीछे नहीं हारे, हटे, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। तो इस प्रकार के ललित सिंह यादव जी थे। जहाँ तक सवाल आता है पेरिया स्वामी ये ललित सिंह जी का, ललित सिंह जी के संपर्क में तो मैं बीच बीच में आता था, गांव में वो भाषण देने जाते थे, मैं भी कार्यक्रमों में जाता था, मैं भी उनके साथ में भाषण देता था, ऐसे प्रमाण मेरे पास हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संपर्क में रहा जब ये बुद्ध विहार साधना केंद्र का निर्माण मैंने शुरू करवाया था। इसका सबसे मुख्य फाउंडर मैं हूँ। उस समय ललित सिंह जी ने इसमें बड़ा योगदान किया, उस समय संपर्क में उनके ज़्यादा रहा। लेकिन ललित सिंह जी ने केवल उन्होंने ये ज़्यादातर उन्होंने जो भी कार्य किया है यादव समाज के बीच में जाकर काम किया, लेकिन यादव समाज ने उनको महत्व नहीं दिया। महत्व दिया बाबा साहब के अनुयायियों ने और बाबा साहब के अनुयायियों को द्वारा ही ललित सिंह जी मशहूर हुए हैं। जहाँ तक उनके बारे में जो लिखा गया है, अभी कुछ 6 किताबें छपी उनके संबंध में, वो उसमें मैंने देखा उसमें मेरी सत्यता तो नहीं है, लेकिन यह है लिखने वाले ने अपना तो दिखाते हुए उनके बारे में कहाँ तक लिख सकते हैं, कहाँ तक उनके बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, वो लिखा है। मैंने थोड़ी सी किताब देखी और ज़्यादा ललित सिंह जी के संग में मैं ये बुद्ध विहार साधना केंद्र से ही जुड़ा रहा हूँ। लेकिन ललित सिंह जी ने भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष वगैरह को पकड़ा है, हम लोगों को नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जरूर रहा हूँ, लेकिन वो अध्यक्ष के संपर्क में ज़्यादा रहे। उन्होंने अपना प्रेस भी दे दिया, सारी किताबें दे दी, लेकिन उस प्रेस का उनकी किताबों का यूज़ नहीं किया जिनको इन्होंने अपना तो दिया। हम लोगों ने कहा भी इसको चालू किया जाए, लेकिन कभी भी अध्यक्ष महोदय ने ध्यान नहीं दिया कि ललित सिंह की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेस को चालू किया जाए। अब उनका लड़का है, लड़के ने किताबें भी बेच दी सब, कोई किताबें देखने को नहीं मिलती उनकी, प्रेस का सामान कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह ललित सिंह जी के बारे में ज़्यादा और तो हम नहीं जानते हैं, बस ये है कि कार्यक्रमों में ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ।